देखिए लास्ट डे हम लोगों ने सॉलिड स्टेट चैप्टर को फिनिश किया है। आज हम लोग उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, लेकिन कल आपको एट लास्ट अंत में 5 क्वेश्चन मैंने दिया था, ठीक ना, कि आप घर पे बनाएंगे। उसमें से 2 क्वेश्चन का कमेंट्स आ रहा था। पहला क्वेश्चन है एन टाइप तथा पी टाइप अर्ध चालक के मध्य अंतर लिखें। चलिए, ये है पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है एफ केंद्र क्या है, डिफाइन करने वाला में दिए थे। आइए पहले हम पहला वाले को क्लियर कर लेते हैं। देखिए भाई लोग, जो भी होमवर्क देते हैं आपको, जो भी क्वेश्चन बनाने के लिए, यदि नहीं बनता है तो आप कमेंट्स अवश्य करें। आप कमेंट करेंगे तो हम उसका आंसर बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए क्या, जब इसका ऑप्शन उत्तर लिखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे एन टाइप तथा पी टाइप अर्ध चालक में मुख्य अंतर निम्न है। ओके, दिख रहा है इसमें? चलिए, मुख्य अंतर निम्न है। पहला है एन टाइप अर्धचालक, अब दूसरी तरफ बना दीजिए पी टाइप अर्धचालक। ठीक ना? देखिए ध्यान से, पहला क्या लिखेंगे, तो देखिए पहला लिखेंगे इसमें एन, छोटा एन न कि बड़ा एन, इसे एन, इसमें एन से अभिप्राय निगेटिव है, निगेटिव का है। मतलब यहाँ एन किसके लिए है, तो जस्ट इधर आप लिख सकते हैं कि इसमें पी का अभिप्राय पॉजिटिव से। कोई दिक्कत? कंप्लीट हो जाएगा। आइए दूसरा आंसर, दूसरा आंसर लिखेंगे इसमें विद्युत प्रवाह के लिए उत्तरदायी कारक, विद्युत प्रवाह के लिए उत्तरदायी कारक कौन है भाई, तो ध्यान दीजिएगा। एन टाइप और चालक में विद्युत प्रवाह के लिए उत्तरदायी कारक कौन है, इलेक्ट्रॉन है। जबकि इसमें लिख देंगे इसमें विद्युत प्रवाह के लिए उत्तरदायी कारक धनात्मक छिद्र है, यानी पॉजिटिव होल। ओके, तीसरा आंसर, तीसरा आंसर बोल सकते हैं यह सिलिकॉन एवं जर्मेनियम में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होता है। कौन सा? पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होता है। ओके, प्राप्त होता है। और उधर क्या करेंगे कि यह सिलिकॉन एवं जर्मेनियम में त्रिसंयोजी, कौन सा? त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर, त्रिसंयोजी यानी जिसमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन मिलाने पर प्राप्त होता है। रिकॉर्ड लिख लेते हैं।
चौथा, यहाँ से बोल सकते हैं कि GE यानी जर्मेनियम है, GeAs जर्मेनियम और अर्सेनियम। ओके, GeAs एक एन टाइप अर्धचालक है, और यहाँ बोल देंगे GeGa यानी कि जर्मेनियम तथा गैलियम, जर्मेनियम था गैलियम, यह एक पी टाइप अर्धचालक का एग्जाम्पल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से आप एन टाइप और पी टाइप में अर्धचालक में अंतर लिख सकते हैं। थोड़ा नोट कर लीजिए। सर धनात्मक क्षेत्र को डिफाइन कीजिए। धनात्मक क्षेत्र जब आप पढ़े होंगे जब टाइम पी टाइप अर्धचालक ना, तो उस टाइम मैंने बताया था कि जब भी सिलिकॉन एवं जर्मेनियम के क्रिस्टल में बर्केरा के तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो उसमें संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है, जिससे सिलिकॉन जर्मेनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन से रह जाता है। ओके, उस इलेक्ट्रॉन को बांधने के लिए संगत परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो मूल स्थान पर धनात्मक क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही धनात्मक क्षेत्र का रोटेशन हमेशा होता है। हो गया? चलिए, उम्मीद है कि आप सब लिख लिए। अब इसको मिटा देते हैं। दूसरा कमेंट क्या है? कमेंट है एफ केंद्र, जबकि उसको समझाए थे। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर बोल देते हैं। एफ केंद्र क्या है? एफ केंद्र क्या है? आंसर लिख लीजिएगा। धातु अधिक दोष में निर्मित ऋणावेशित रिक्तिका को भरने के लिए संगत परमाणु द्वारा प्रदत्त ऋणावेशित बिंदुवत इलेक्ट्रॉन एफ केंद्र कहलाता है। इसके कारण क्या क्या होता है मैंने बताया था कि उस ऋणावेशित बिंदुवत मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण दोष युक्त ठोस क्रिस्टल विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, अनुचुंबकीय प्राकृतिक हो जाते हैं तथा रंगीन हो जाते हैं। चलिए, ये रहा एफ केंद्र, नोट कीजिए फास्ट। आज सिर्फ क्वेश्चन पे चल रहा था। हो गया जी? चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग भी लिख लिए होंगे। मिटा देते हैं इसको। चलिए, अब आज का 5 क्वेश्चन लिखिए, जो आपको बनाना है और याद भी रखना है, लिखना है। पहला क्वेश्चन है, चतुष्फलकीय
तथा अष्ट फलकीय रिक्तिका में अंतर लिखें। दूसरा क्वेश्चन, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखें। तीसरा, एकक कोष्ठिका क्या है तथा कितने प्रकार का होता है। बाबू हो गए जी। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है अपना अर्धचालक क्या है तथा कितने प्रकार का होता है। इसका उपयोग भी बता। चलिए लो देखिए, अर्धचालक क्या है तथा कितने प्रकार का होता है, इसका उपयोग भी बताएं। लास्ट क्वेश्चन, निम्न को परिभाषित करें। पहला है डोपिंग अपमिश्रण, दूसरा है लौ चुंबकत्व, तीसरा है अशुद्धता दोष, डे हो गया, डे चालकता, ये समदैशिकता, जो आप ना लिख पाए कमेंट जरूर करें, व्हाट्सएप पे डालें या फिर यूट्यूब पे ही कमेंट कर दें, हम उसको रीड करके आपको बता देंगे। आज तुम विश्वास रखिए, अब रेगुलर वीडियो बनेगा। चलिए, कल से नया चैप्टर, कल मंगलवार से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिटा दिया जाए। चलिए मैं मिटा रहा हूँ, अब फटाफट ऑब्जेक्टिव लिखिए। ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ,
साथ साथ बनाना है। आप लोग भी साथ साथ सुनते चलिए, लिखते चलिए। लिखने के बाद मात्र 1 मिनट का समय देंगे, उसके बाद सबका आंसर बताएंगे यहीं पे। ध्यान दीजिए, हम क्लासरूम की तरह सब काम चलेगा। फास्ट नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन बोले, देखिएगा, 3 अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण दे। 3 अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण दे। तीन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण दे। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन बोले, 3 अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण दे। हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, वह कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है? वह कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है? ठोस है जो जो आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय, तन्य, तन्य, मुलायम, मुलायम एवं विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। हो गया। तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा, ठोस की मोटाई, ठोस की मोटाई ज्ञात करने के लिए, ठोस की मोटाई ज्ञात करने के लिए किस किरण का उपयोग किया जाता है? किस किरण का उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है। चौथा लिखिएगा, ब्रैग समीकरण लिखें। ब्रैग समीकरण लिखें। ब्रैग समीकरण लिखें। नेक्स्ट, आकाशीय जालक कितने प्रकार के होते हैं? आकाशीय जालक कितने प्रकार के होते हैं? थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप लोग। आकाशीय जालक कितने प्रकार के होते हैं? नेक्स्ट, किसी जालक की ज्यामिति, किसी जालक की ज्यामिति को, किसी जालक की ज्यामिति को व्यक्त करने वाले पैरामीटरों की संख्या कितनी है? पैरामीटरों की संख्या कितनी है? पैरामीटरों की संख्या कितनी है? हो गया। नेक्स्ट, हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा,
लिखिएगा। नेक्स्ट, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में, ठोस में, ठोस में जालक बिंदु के रूप में, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में जालक बिंदु के रूप में क्या रहते हैं? जालक बिंदु के रूप में क्या रहते हैं? जालक बिंदु के रूप में क्या रहते हैं? हो गया? क्या हुआ? नेक्स्ट लिखिएगा। काय केंद्रित एकक कोशिका, काय केंद्रित एकक कोशिका, काय केंद्रित एकक कोशिका, कोशिका में, एकक कोशिका में कणों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? हो गया? नेक्स्ट लिखिएगा। लिखिएगा। फलक केंद्रित, फलक केंद्रित, केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका, कोशिका के किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई तथा कण की त्रिज्या के मध्य, कण की त्रिज्या के मध्य संबंध बताएं। के मध्य संबंध बताएं। हो गया? अगला पिंड केंद्रित एकक कोशिका, पिंड केंद्रित एकक कोशिका, एकक कोशिका में रिक्ति का प्रतिशत बताएं। पिंड केंद्रित एकक कोशिका में रिक्ति का प्रतिशत बताएं। ओके, नेक्स्ट। बोले 10 हुआ, 5 और लिखिए। लिखिए। षष्ठकोणीय निविड, षष्ठकोणीय निविड संकुलन, षष्ठकोणीय निविड संकुलन में संकुलन क्षमता कितनी होती है? संकुलन क्षमता कितना होता है? नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिएगा। लिखिएगा। बोले लिखिएगा। चतुष्फलकीय रिक्तिका, चतुष्फलकीय रिक्तिका, रिक्तिका, रिक्तिका के लिए त्रेज अनुपात बताएं। चतुष्फलकीय रिक्तिका के लिए त्रेज अनुपात बताएं। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा।
लिखिएगा लो। एक विमीय निविड़ संकुलन, एक विमीय निविड़ संकुलन में कणों का, एक विमीय निविड़ संकुलन में कणों का समन्वय संख्या कितना होता है? समन्वय संख्या कितना होता है? समन्वय संख्या कितना होता है? ये बाबू नेक्स्ट। बोले समन्वय संख्या कितना होता है? क्या होगा? 13 ठो। दो और लिखिए, लिखिएगा। लिखिएगा HCP निविड़ संकुलित संरचना में, HCP निविड़ संकुलित संरचना में कणों का, HCP निविड़ संकुलित संरचना में कणों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। Na2O में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं। Na2O में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं। क्या क्वेश्चन हुआ? 15 हो गए ना? अब बताइए, जब 15 हो गए तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए। अब बनाइए, 2 मिनट समय लीजिए, रात बनाइए, फिर मैं मिलवाता हूँ, उसको मिलाइएगा कोई को सही कितने किए बनाइए तो। हो गया। अब तो उम्मीद है बना लिए होंगे आप सब। अब मैं मिलवाऊँ? चले, ईमानदारी पूर्वक मिलाइएगा कितना किसका सही हो रहा है, ठीक ना भाई? जो साफ सुथरा लिखे दीजिए, एकदम कॉपी दीजिए फास्ट। चलिए जी, मिलाइए सही सही ईमानदारी पूर्वक कितना सही हो रहा है, गलत मत कीजिएगा लोग। पहला क्वेश्चन है, 3 अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण दे। तो बाबू पहला हो गया कांच, जिसको आप ग्लास भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है भाई? प्लास्टिक, रबर। सुनिए ध्यान से, कांच है, प्लास्टिक है, रबर है, प्रोटीन है, पॉलीथीन है, पीवीसी, नायलॉन, सेवलॉन इत्यादि। ओके, चलिए आपको 3 लिखना था, पता 3 कौन कौन सा आप लिखे हैं। अगला है, वह कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है जो आघातवर्धनीय, तन्य, मुलायम एवं विद्युत का सुचालक होता है? तो बाबू नाम से ही स्पष्ट है कि ये धात्विक क्रिस्टलीय ठोस होगा, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। चलिए, ठोस की मोटाई ज्ञात करने के लिए किस किरण का उपयोग किया जाता है?
तो आंसर होगा एक्सरे। ओके, कौन सा रे? एक्सरे। एक्स किरण का उपयोग होता है। चौथा, ब्रेग समीकरण लिखे। बाबू ब्रेग समीकरण होता है एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। नेक्स्ट है, आकाशीय जालक कितने प्रकार के होते हैं? तो बाबू याद रखिएगा, आकाशीय जालक को त्रिविमीय जालक भी कहा जाता है, ठीक ना, या क्रिस्टलीय जालक कहा जाता है। तो पूछा क्रिस्टलीय जालक कितने तरह के हैं? 14। आकाशीय जालक कितने तरह के? 14। त्रिविमीय जालक कितने तरह के? 14। ओके, देखिए आगे। और वही पूछा था क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के? 7। क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार। नेक्स्ट, किसी जालक की ज्यामिति को व्यक्त करने वाले पैरामीटरों की संख्या कितनी है? 6। याद रखिएगा, किसी जालक की ज्यामिति को व्यक्त करने वाले पैरामीटर 6 है। कौन कौन से याद है ना? ए बी सी, अल्फा बीटा और गामा। नेक्स्ट, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में जालक बिंदु के रूप में क्या रहता है? बताइए। जब ऑलरेडी इसका नाम में ही लिखा हुआ है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, तो आयन सूक्ष्म कण आयन ही ना होगा, तो इसमें जालक बिंदु के रूप में क्या रहेगा? और यही रहता सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस में जालक बिंदु के रूप में क्या रहता है? तो परमाणु बोलते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन, काय केंद्रित एकक कोशिका में कणों की संख्या कितनी होती है? ये काय केंद्रित यानी पिंड केंद्रित, दैट मीन्स की बॉडी सेंटर यूनिट से बीसीसी। तो बीसीसी में कणों की संख्या कई होती है? 2 होती है। बताइए तो एससीसी में कणों की संख्या, बीसीसी में कणों की संख्या, एफसीसी में कणों की संख्या, ईसीसी में कणों की संख्या, इंड सेंटर यूनिट से बताइए। सीसीपी में कणों की संख्या, एचसीपी में कणों की संख्या। ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए यार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 9 नंबर, फलक केंद्रित एकक कोशिका के किनारे की लंबाई तथा कण की त्रिज्या के मध्य संबंध बताएं। यस, एफसीसी एकक कोशिका के किनारे की लंबाई तथा कण की त्रिज्या के मध्य संबंध होता है r बराबर a/2√2। r बराबर a/2√2 किसके लिए है? एफसीसी के लिए। याद रखिए लो। आइए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। बताइए तो यही पूछा जाता है कि एससीसी के लिए कितना होता है? तो सीधा बोलते हैं r बराबर a/2। बीसीसी के लिए कितना होता है? तो आपका जवाब होता कि सर r बराबर √3/4 इंटू a। और वही एफसीसी के लिए भी बताया मैंने कि r बराबर a/2√2। ये है रिलेशन इनके मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पिंड केंद्रित एकक कोशिका में रिक्तिका प्रतिशत। तो आपको पता है पिंड केंद्रित मतलब बीसीसी। बीसीसी का संकुलन क्षमता जो होता है 68%। और संकुलन क्षमता का मतलब ही होता है कि इतना स्थान घेरा हुआ है। तो भाई 100 में से घटा लेंगे उसको तो रिक्त स्पेस निकल जाएगा 32%। यस, बीसीसी एकक कोशिका में जो रिक्तिका परसेंट है वो 32% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन में संकुलन क्षमता, यस एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में संकुलन क्षमता जो होता है 70। याद रखिएगा। फिर बता देते हैं ये सब चीज ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अक्सर। क्या करेंगे? हाँ, एससीसी सरल या आद्य एकक कोशिका के लिए जो संकुलन क्षमता की बात करते हैं वो 52.4% होता है। ये संकुलन क्षमता है, यानी इतना भाग छिका हुआ है, घिरा हुआ है, ढका हुआ है,
यदि रिक्त स्पेस निकालना हो 100 में से हटा लेंगे, ठीक ना। आगे देखिए, यदि ये BCC यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पिंड केंद्रित एकक कोशिका की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका संकुलन क्षमता होता है 68%। तो भाई रिक्त स्पेस कितना 32%। अगला बात करते हैं विद्यार्थी FCC की, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसका संकुलन क्षमता होता है 74%। नेक्स्ट HCP की बात करें चाहे CCP की बात करें, इन दोनों की संकुलन क्षमता कितनी होती है 74%। तो इसका रिक्त स्पेस कितना होगा 26%। सुनहरा लगना। तो ये सब चीज आपको याद रखना होगा, अक्सर मिलते रहता है ऑब्जेक्टिव, जो भी बुक बनाएंगे मिलेगा क्वेश्चन ऐसा। 12 चतुष्फलकीय रिक्तिका के लिए त्रिज्य अनुपात बताएं। देखो भाई मिटाता हूँ, मिटा दो इसको। ये इसलिए बता रहे हैं कि बार बार आप देखेंगे याद हो जाएगा तो एग्जाम में काम आएगा। 12 चतुष्फलकीय रिक्तिका के लिए त्रिज्य अनुपात का मान भाई 0.225 होता है। याद रखेंगे कि जब चतुष्फलकीय रिक्तिका की बात करते हैं तो चतुष्फलकीय रिक्तिका में धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या, आपको पता होगा कि ये धनात्मक त्रिज्या जो है रिक्तिका की होती है, संगत पार्टिकल की ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0.225 होगा। और वही यदि बात करते हैं हम लोग अष्टफलकीय रिक्तिका के बारे में, अष्टफलकीय रिक्तिका, तो ये हो जाता है, इसका त्रिज्य अनुपात 0.414 होता है, 0.414 होता है। और यदि हम त्रिकोणीय रिक्तिका की बात करते हैं, त्रिकोणीय रिक्तिका, तो इसके लिए रेडियस रेशियो होता है r+r- इज इक्वल टू 0.155। ये होता है रेडियस रेशियो। चलिए 12 हो गया। 13 नंबर, एकक, एक बीमी है। क्या भाई एकक है लिख देना। एक बीमीय निविड़ संकुलन में कणों का समन्वय संख्या 2 होता है, तभी तो वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग अर्थात एक बीमीय निविड़ संकुलन को हम लोग रैखिक निविड़ संकुलन भी कहते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर, HCP निविड़ संकुलित संरचना में कणों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है भाई लोग 12। यस याद रखिएगा, HCP हो या CCP हो, दोनों का कोऑर्डिनेशन कितना होता है 12 होता है। नेक्स्ट है Na2O। क्या यार हम बोले Na2O तो आपको ध्यान न रखना है कि यहाँ पे Na2O यानी Na मतलब क्या होता है सोडियम। तो जो सोडियम है उसका संकेत जब लिखेंगे तो पहला लेटर बड़ा ना होगा मेरे भाई, तब लिखेंगे आप Na2O। आपने क्या किया यार छोटा एन लिख दिया, ये क्या गलती कर रहे हैं, सो गए थे क्या। बगल वाले की जिम्मेवारी है कि जब सोए तो कान की जड़ी को दें, जगा के रखें। Na2O में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं कि भाई, तो Na2O में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। देखिए हमें क्या करना है, ज़्यादा नहीं 4-5 एग्जाम्पल उसका हमेशा ध्यान रखना है। जैसे मैं बात करूँगा NaCl की, मैं पूछूं कि NaCl में Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है और Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो बाबू Na+ और Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 ठीक ना, ध्यान रखिएगा। यही पूछा जाता है कि CsCl में CS+ और Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 8, यानी कि CS का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और Cl- का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में मैंने बताया था कि देखिए यदि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक Na+ आयन 6 Cl- आयनों द्वारा घिरा हुआ है। ओके, और यदि Cl- का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसका मतलब हुआ कि Cl- आयन भी 6 Na+ आयनों द्वारा घिरा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं ZnS की, तो ZnS में Zn2+ की बात करेंगे और S2- की, तो इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा 4:4 होगा।
ये CCP व्यवस्था होती है, ये FCC व्यवस्था होती है और ये BCC व्यवस्था होती है यहाँ। हाँ, नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का Na2O। Na2O में यहाँ Na प्लस है और ऑक्सीजन माइनस है। ओके, तो विद्यार्थी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का 4 होगा और ऑक्सीजन का 8 होगा। देखो मेरे भाई, आप इसको सिंपलेस्ट रेशियो में बदल के 1:1 मत लिखना है। मैं 6:6 इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि Na प्लस का कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, Cl माइनस अच्छा होता है। कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि NaCl में Na प्लस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, तो आप इजिली बता सके कि 6 होता है। नेक्स्ट है CaF2। लगता है इंक समाप्त है। फिर लास्ट क्वेश्चन है बाबू, चलिए। CaF2 में Ca2 प्लस और F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर, जस्ट इसको उलट दीजिए, 8:4 बोल देंगे। कितना बोलेंगे? यानी Ca2 प्लस का 8 होगा, F माइनस का 4 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए कुछ लोग गलती यहाँ करते हैं Na2O में। वो क्या? Na2O में यदि बात करें सोडियम का पोटेशियम का फ्री स्टेट यानी स्वतंत्र अवस्था में, तो उस स्थिति में जब ये किसी अन्य एलिमेंट के साथ न जुड़ा रहता है तो ये BCC व्यवस्था में होते हैं, जिस कारण से इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है भाई? 8 होता है। यदि सिंपल सीधा क्वेश्चन समझा जाए, क्वेश्चन यदि बाबू सीधा होता कि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं तो आप बोलते 8, लेकिन यही पूछा जाए कि NaCl में Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं तो आप बोलेंगे 6। केयर कीजिएगा, दोनों में अंतर है। सीधा पूछा सोडियम का कोऑर्डिनेशन होता है तो आप बोलते 8, क्योंकि सोडियम जो होता है BCC व्यवस्था में होगा। और वो पूछा NaCl में Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ कंबाइंड फॉर्म में है Cl के साथ, तो यहाँ बोलेंगे 6। ओके, कोई डाउट? देखिए इसी तरीके से यहाँ पे Zn है, ठीक ना? तो ये Mg हो, Zn हो, तो Mg और Zn HCP व्यवस्था में होते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसके कारण से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12 फ्री स्टेज में, जब वो सिर्फ उसका मेटालिक बॉन्ड हो, ठीक ना? और यहाँ पे पूछा जाए Zn में Zn2 प्लस का, तब बोलेंगे 4। देखिएगा अक्सर लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है और अधिकांश जगह पे देखा जाता है कि Na2 हमारे तैयार, जो नहीं होगा। ओके, चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। Na2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं तो खूब आराम से आप बोल देंगे 4। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर, आप इसको करेंगे। जो भी दिक्कत हो कमेंट्स में डालेंगे, व्हाट्सएप पे डालेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, और ईमानदारी पूर्वक जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि किसका कितना सही हुआ, ठीक ना? कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा कि हाँ मेरा इतना सही हुआ, ईमानदारी पूर्वक, झूठ मत बोलिएगा लोग। ओके, हो सकता है कि अभी कम सही हो, चूँकि बीच में मैंने लगातार वीडियो नहीं डाला था, वीडियो बहुत दिन के बाद डाला गया, इस कारण से आपको पढ़ाई से लिंक टूटा होगा, फिर एक बार जुड़ जाइए। ओके, चलिए देखिए, फिर अगला 15 क्वेश्चन फिर लिखिएगा आप।